एक हाथ में डिग्री और दूसरे हाथ में प्रोटेस्ट साइन पकड़े हजारों ग्रेजुएट्स की कहानी है। ये कहानी एक ऐसे सिस्टम की है जो सालाना 5 लाख ग्रेजुएट्स की पैदावार रखते हुए सिर्फ 5% ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉयमेंट के मौके फराहम करता है। नाकामी का दुख, सोसाइटी का प्रेशर, माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फेर कर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन और डिफरेंट साइकोटिक डिसऑर्डर्स से छुटकारा पाने के लिए खुदकुशी करने वाले नौजवान की कहानी है। इन जैसे हजारों कौम के मेमारों की डिमांड सिर्फ एक ही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के मुताबिक किसी भी कंट्री में बेरोजगारी तब होती है जब लोग जॉब नहीं कर रहे होते, लोग जॉब के लिए मुयस्सर होते हैं या लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं। अमर्त्य सेन ने कहा था कि बेरोजगारी एक समाजी कत्ल है, ये गोलियों से नहीं बल्कि मायूसी से मारता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी पर डायरेक्ट असरअंदाज होती है। किसी भी मुआशरे की तरक्की कुदरती वसाइल की बजाय ह्यूमन रिसोर्सेज पर ज्यादा इन्हिसार करती है। कोई भी मुल्क कितना ही डेवलप्ड क्यों ना हो, वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अनएम्प्लॉयमेंट रेशो का बढ़ना इन्फ्लेशन रेट्स को बढ़ाता है। सादा सी जुबान में अगर समझाऊं तो बेरोजगारी महंगाई लाती है और महंगाई तबाही। मिल्टन फ्राइडमैन ने कहा था, इन्फ्लेशन इज वन फॉर्म ऑफ टैक्सेशन दैट कैन बी इंड्यूस्ड विदाउट लेजिस्लेशन। यानी महंगाई टैक्स की वो वाहिद शक्ल है जो बगैर किसी कानून के नाफिज की जा सकती है। पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को हम 5 अदवार में समझने की कोशिश करेंगे। आज़ादी के बाद ब्रिटिश इंडिया में ऑपरेट करने वाली 921 इंडस्ट्रीज में से 34 पाकिस्तान के हिस्से में आई। उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का वाहिद रास्ता एग्रीकल्चरल सेक्टर था। 1947 से लेकर 1970 तक पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल डोमिनेंस रही, यानी वर्क फोर्स का तकरीबन 75% हिस्सा ज़राअत में काम करता था, जिसका पाकिस्तान की GDP में 53% हिस्सा बनता था। 1960 की दिहाई में ग्रीन रेवोल्यूशन ने ज्यादा पैदावार वाली फसलें मुतारिफ कराईं, जिनसे कई रूरल जॉब्स पैदा हुई और लोगों को एम्प्लॉयमेंट के मौके मिले। अयूब खान ने कहा था, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी बट वी मस्ट इंडस्ट्रियलाइज टू सर्वाइव। इसी मकसद के तहत इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया और 1970 तक सनत का GDP शेयर 15% तक बढ़ गया। लेकिन फिर भी इस दौर में एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 3% तक रहा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का इन्हिसार ओल्ड स्टाइल फार्मिंग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर था। 1971 की पाक भारत जंग के बाद पैदा होने वाला सियासी इंतशार और 1972 में नाफिज होने वाली जुल्फकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसीज ने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। 32 मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को रियासत ने अपनी तहवील में ले लिया, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। सिर्फ कराची स्टील मिल, जो नेशनलाइजेशन पॉलिसीज के हत्थे चढ़कर कौमी तहवील में दी गई थी, सरकारी ब्यूरोक्रेट्स की नाकारा मैनेजमेंट का शिकार होकर 1985 तक 10,000 मुलाजमतों से महरूम कर दी गई। हमारी मैक्सिमम अफरादी कुव्वत और स्किल्ड प्रोफेशनल्स रोजगार के अच्छे मौकों के लिए गल्फ कंट्रीज की तरफ माइग्रेट कर गए, जिसकी वजह से 1980 तक पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% तक बढ़ गया। डॉक्टर महबूबुल हक ने कहा था, नेशनलाइजेशन एक जरूरी बुराई थी, लेकिन उसने जिद्दत का गला घोंट दिया। 1988 से लेकर 2000 तक बेनजीर भुट्टो और मिस्टर नवाज शरीफ के दौर में IMF के ज़ेरे क़यादत प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन पॉलिसीज नाफिज की गईं, जिनके नतीजे में 115 सरकारी इदारों को फरोख्त कर दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती से क्रोनिज्म लेड टू मोनोपोलीज। पॉलिटिशियंस की फेवरेटिज्म और अपने लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर नाफिज करने की वजह से उजारादारी कायम हो गई, जिससे करप्शन बढ़ी और पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.2% तक बढ़ गया। बेरोजगारी के बढ़ने की एक और वजह पॉपुलेशन बूम थी। 1980 में पाकिस्तान की कुल आबादी लगभग 84 मिलियन थी, लेकिन 2000 तक आबादी बढ़कर 138 मिलियन तक जा पहुंची। डॉक्टर इशरत हुसैन ने कहा था, ग्लोबलाइजेशन ओपन डोर्स बट पाकिस्तान वॉक्ड इन अनप्रिपेयर्ड।
2000 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान एक मुसलसल क्राइसिस का शिकार रहा। एनर्जी क्राइसिस, करप्शन, टेररिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पुअर गवर्नेंस ने पाकिस्तान की इकोनॉमी पर गहरे नकूश छोड़े। पाकिस्तान की कुल आबादी का 64% हिस्सा 30 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल था, जिनमें 31% नौजवान नीट थे, यानी नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। सी पैक का मंसूबा, जिसने 2030 तक 2 मिलियन जॉब्स देने का वादा किया था, वो भी नाकाम होकर सिर्फ 60,000 जॉब्स फराहम कर सका। 2023 तक 16 मिलियन बेरोजगार नौजवानों के साथ पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.5% की हद तक बढ़ गया। इस सिस्टम की नाकामी तो तब एक्सपोज हुई जब 2019 में सिर्फ 1200 वैकेंसीज वाली जॉब पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की तादाद 3 लाख थी। A generation is losing hope. Unemployment is not just a statistic, it's a time bomb. यूएन पॉपुलेशन डिवीजन के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान की कुल आबादी 250 मिलियन तक बढ़ सकती है। इसके बरक्स टेक्सटाइल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 40% जॉब्स स्टेक पर हैं। आईटी सेक्टर भी अपने पोटेंशियल से बहुत कम जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है। आईएमएफ के 2023 के अंदाजे के मुताबिक हो सकता है 2025 तक पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% तक बढ़ जाए। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना नामुमकिन होगा। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में इजाफे के पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं, जिनमें पहला फैक्टर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लो जॉब्स क्रिएशन। पाकिस्तान का एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.4% है, जो पूरी दुनिया में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। यानी पाकिस्तान हर साल 4 से 5 मिलियन नए लोग पैदा करता है, लेकिन इसके बरक्स जॉब क्रिएशन रेट 1.8% है। यानी 4.5 मिलियन टास्क फोर्स के लिए सिर्फ 1.2 मिलियन जॉब्स एनुअली। अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर हमारा आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम है। फार्मर एचएससी चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा था, आवर एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूसेस डिग्री होल्डर्स नॉट प्रॉब्लम सॉल्वर्स। पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्ट का वजूद तक नहीं मिलता। हमारे 75% स्टूडेंट्स रट्टा कल्चर का शिकार हैं। 60% ग्रेजुएट्स के पास अपने ही सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई स्किल नहीं मिलती। और 2023 के टेफ्टा के एनालिसिस के मुताबिक टेक्निकल एजुकेशन में सिर्फ 7% यूथ वोकेशनल ट्रेनिंग में एनरोल्ड है, जबकि जर्मनी में 40%। इन्वेस्ट इन यूथ, नॉट इन वैनिटी प्रोजेक्ट्स। द फ्यूचर इज बिल्ट इन क्लासरूम्स, नॉट इन पैलेसेस। एक दौर में जीडीपी का 53% शेयर रखने वाला एग्रीकल्चरल सेक्टर आज सिर्फ 18.9% शेयर रखता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी का 12.1% शेयर रखता है। टेक्सटाइल सेक्टर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, एनर्जी शॉर्टेज और ऑटोमेशन की वजह से 1.5 मिलियन जॉब से महरूम हो चुका है। पाकिस्तान की सनती बुनियाद तो पहले से ही तजल्जुल का शिकार थी। इसके साथ साथ हमारी हुकूमतों की बेकार इकोनॉमिक पॉलिसीज ने इक्तिसादी इमारत सिरे से गिरा दी। सियासी अदम इस्तेहकाम और नाकिस गवर्नेंस किसी भी कंट्री की ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते। टैक्सेशन और सनती पॉलिसियों में बार बार तब्दीलियां गैर मुल्की सरमायाकारी को रोकती हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 के एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स रैंक 135 बनता है। जेंडर इनइक्वालिटी एंड कल्चरल नॉर्म्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने में अपना खातिर ख्वाह हिस्सा रखते हैं। वर्ल्ड बैंक के 2023 के अंदाजे के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में 85% मर्द जॉब्स करते हैं, जबकि 78% औरतें काम नहीं करती। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 63% फैमिलीज औरतों को काम करने से रोकती हैं। पाकिस्तान में 72% जॉब्स गैर रस्मी हैं, जो एम्प्लॉयर्स को सोशल सिक्योरिटी तक फराहम नहीं करती। हर साल 3 मिलियन प्लस लोग रूरल एरियाज से निकलकर रोजगार की तलाश में बड़े बड़े शहरों की तरफ हिजरत कर रहे हैं। इसकी मिसाल 1988 में कराची की कुल आबादी 10 मिलियन थी, लेकिन 2023 तक ये बढ़कर 20 मिलियन हो चुकी है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने का लास्ट एंड द मोस्ट थ्रेटनिंग फैक्टर ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस पर मैं एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट कोई छोटा उन्वान नहीं था जिस पर मैं एक ही वीडियो बनाकर इसके सारे पहलू आपके सामने रख देता। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को एजुकेट करने के साथ साथ
ان کو ریئل ٹائم فیکٹس دکھانا ہے۔ اس مقصد کے تحت میں نے سوچا کیوں نہ اس عنوان پر ایک اور ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی جائے جس میں ہم سب مل کر بے روزگاری کے خاتمے پر تحقیق کریں اور ایسے سولوشنز ڈھونڈیں جن پر عمل کر کے اپنے ملک کی اکنامک گروتھ میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔